बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 8 को इन डिटेल, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसेट एंड और वी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट। फिर हम लोगों ने देखा कि हमने अपनी इन्वेंटरी को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पर करना है। तो ये एक किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल थी इन्वेंटरी वैल्यूएशन से रेलिवेंट तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। आई होप कि ये एग्जांपल सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज अगर हम लोग बात करें तो आज हमने देखना है हमारे पास इन्वेंटरी से रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगे। अच्छा, अब देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आपने अलग रखना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आपने अलग रखना। जब हम इन्वेंटरी की बात करते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो हम लोग कहते हैं हमारे पास इन्वेंटरी की रिकॉर्डिंग के दो मेथड्स हैं, परपेचुअल एंड पीरियोडिक। ऑलराइट। जब हम लोग बात करते हैं ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग होते हैं ना और क्वेश्चन साइलेंट हो, तो बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज होता है वहां पर। अब पीरियोडिक होगा तो वहां पर परचेजेस के अकाउंट बनते हैं, परचेजेस रिटर्न के अकाउंट्स बनते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट नहीं बनता, इन्वेंट्रीज के अकाउंट नहीं बनते। लेकिन जब परपेचुअल में हम लोग होते हैं, इन्वेंट्री के अकाउंट्स बनते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिस्कशन कर रहे हैं मटेरियल्स की, जो कि हमारी इन्वेंट्री है। अब अगर हम उसका ही अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हम डिस्कस किसको कर रहे हैं। तो यही वजह है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने अपने पास बाय डिफॉल्ट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करना। हाँ, कॉस्ट फार्मूला कुछ भी हो सकता है, वंडर फाइफो मेथड भी जा सकते हैं, वो हम लोग अंडर वेटेड एवरेज मेथड भी जा सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, हम उसकी डिस्कशन करने लगे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। सबसे पहली सिनेरियो आता है रॉ मटेरियल का परचेज का। अब अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिनिश्ड गुड्स परचेज करके सेल नहीं कर रहे हैं। हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसकी मदद से फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, उस रॉ मटेरियल को यूज करेंगे उस फिनिश्ड गुड्स को बनाने में, और उस फिनिश्ड गुड्स को जाकर हम लोगों ने सेल करना है। तो सबसे पहले अब रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट भी हो सकता है एंड ऑन कैश भी हो सकता है। वो तो जैसी सिचुएशन होगी आपको उधर स्टेटमेंट में बता देगा। लेकिन जब भी मटेरियल परचेज करोगे, अब आप लोग परचेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे। अब आपके पास रॉ मटेरियल है तो आपने रॉ मटेरियल के अकाउंट को डेबिट करना है। रॉ मटेरियल का अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाएगा। और अगर आपने कैश पे कर दिया, कैश क्रेडिट, चेक के थ्रू पेमेंट की तो बैंक क्रेडिट, और अगर अभी तक पे नहीं किया तो आप लोगों के पास बेसिकली ट्रेड पेएबल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और वो जो भी ट्रेड पेएबल होगा आप उसका नाम लिख लोगे, ट्रेड पेएबल तो मिस्टर ए बी सी डी, जो भी हमारे पास हो। अब अगर मेंशन ना हो तो हम लोग उसको क्रेडिट पे लेके चले जाते हैं। जब क्रेडिट पर लेकर जाते हैं तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेएबल क्रेडिट। एनी प्रॉब्लम? फिर रॉ मटेरियल इज इश्यूड टू प्रोडक्शन। अब ये रॉ मटेरियल परचेज तो कर दिया, अब इस रॉ मटेरियल का क्या करना है, फिनिश प्रोडक्ट बनानी है। प्रोडक्ट कौन बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए। हमारे पास जो रॉ मटेरियल मौजूद होता है ना, वो स्टोर रूम में मौजूद होता है। स्टोर रूम से प्रोडक्शन में इश्यू किया जाता है। अब प्रोडक्शन वालों को सेल नहीं करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन वालों को रॉ मटेरियल इशू कौन करेगा, स्टोर रूम वाले, स्टोर कीपर इशू करेगा।
तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इशू करेंगे, रॉ मटेरियल में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा? डिक्रीज आएगा। स्टोर रूम से जब मटेरियल जा रहा है तो रॉ मटेरियल में डिक्रीज, जिसकी वजह से मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब आपने ये देखना है कि ये जो मटेरियल है, ये होता है दो तरह। अगर क्वेश्चन साइलेंट तो डायरेक्ट मटेरियल ही है, अदरवाइज क्वेश्चन में बताएं क्या आपने अगर 100 रुपीज का मटेरियल इशू किया फॉर प्रोडक्शन और क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं अज्यूम करूंगा ये डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट होगा तो वो खुद बताए। मैंने 100 का मटेरियल इशू किया लेकिन उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, क्वेश्चन में मेंशन करे कि कितने परसेंट डायरेक्ट है और कितने परसेंट इनडायरेक्ट है। अब बेसिकली अगर आपके पास है डायरेक्ट मटेरियल तो ये तो हम लोग इशू करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और ये चला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस के, वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में। प्रोग्रेस कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं, दोनों कभी क्या वर्ड यूज करता है, WIP। अकाउंट डेबिट हो जाएगा कौन से मटेरियल के अगेंस्ट? डायरेक्ट मटेरियल के। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फिर आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन। अब ये बेसिकली चीजें आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी है, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर हमने इनकी डिस्कशन की थी। तो अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ये दो एंट्रीज भी बन सकती हैं। जैसे कह सकता है कि भाई डायरेक्ट रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड इन्वेंट्री मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। कह सकते हैं इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। तो फिर हम लोग करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज, अब यहां पर देखें रॉ मटेरियल इज रिटर्न टू वेंडर। टू वेंडर जब उसने कहा ना तो मतलब जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया जिससे, उसको वापस कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन। तो क्या हम लोग परचेज रिटर्न किया नहीं करते थे? अब अगर मटेरियल रिटर्न कर रहे हो तो देखो भाई, जब परचेज किया था आपने एंट्री क्या रिकॉर्ड की थी? मटेरियल अकाउंट डेबिट और पेएबल अकाउंट क्रेडिट। तो जब वापस कर रहे हो तो इसका रिवर्सल, अकाउंट पेएबल डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। मेरी बात समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा नेक्स्ट देखो, तो अगर हम लोग स्टोर रूम से, देखो प्रोडक्शन वाले कभी भी वेंडर को वापस नहीं करेंगे। अज्यूम करो मैंने रॉ मटेरियल इशू किया फॉर प्रोडक्शन 100 यूनिट्स, लेकिन वहां पर यूज हुए 80 यूनिट्स। प्रोडक्शन वालों ने 20 यूनिट उठाए और हमें वापस, प्रोडक्शन वालों ने 20 यूनिट उठाए हमें वापस करेंगे, हम लोग वेंडर को नहीं वापस करेंगे। अब जब हमें से मुराद है स्टोर रूम वालों को वापस करेंगे। तो आप देखो कि जब स्टोर रूम ने इशू किया था तो एंट्री क्या रिकॉर्ड की थी? वर्क इन प्रोसेस को डेबिट और मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट। तो अगर प्रोडक्शन वाले वापस कर रहे हैं स्टोर रूम को तो मटेरियल डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल है जो रिटर्न हुआ है टू स्टोर रूम तो फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट और मटेरियल डेबिट। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, रॉ मटेरियल इज रिटर्न फ्रॉम टू, तो मटेरियल ने डेबिट हो जाना है। डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोसेस ने क्रेडिट, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड ने क्रेडिट हो जाना है। क्लियर हो गई एंट्री? नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल इन्वेंटरी। किसी भी किस्म का कोई लॉस, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज वगैरह हो गई, तो अब सिंपल सी बात है भाई, जब लॉस हुआ है तो इन्वेंटरी इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट करो। लेकिन क्या ये इन्वेंटरी आपने वर्क इन प्रोसेस में भेजी? नहीं ना।
तो वर्क इन प्रोसेस तो डेबिट नहीं होने वाला। तो कहाँ जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को डेबिट कर। किसी भी किस्म का कोई शॉर्टेज वगैरह है तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। फिर देखो, अब जो मटेरियल है वो रिकॉर्ड होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और बाय डिफॉल्ट कॉस्ट पर है। लेकिन अब अगर आ गए अपनी एनआरवी पर, तो मटेरियल ने अपनी वैल्यू को कम कर देना है, कॉस्ट से एनआरवी पर आ जाएगा, तो उसमें आएगा एनआरवी लॉस। क्रेडिट कर देंगे हम मटेरियल, लेकिन लॉस कहां पे रिकॉर्ड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। बात क्लियर हो गई? विद डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड किसी को प्रॉब्लम? अब इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल आ, कहते टेकिंग द डाटा फ्रॉम example number 3 about journal entries on the basis of average costing, weighted average costing method of costing or given below। अब उसने हमें बताया कि इसकी जर्नल एंट्रीज हमारे पास क्या बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 चेक करते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास। टू के बाद 6 है, मैं भी 6 की बात कर रहा हूँ। टू के बाद 6 नहीं, 6 के लिए तो 3 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं ना। जर्नल एंट्री से देखते हैं, पहली जर्नल एंट्री हमें क्या मिल रही है? रॉ मटेरियल 18,000, अकाउंट पेएबल 18,000। फिर हम लोगों ने इशू कर दिया, मेरे ख्याल से इसका डाटा ही नहीं गिवन। इसने अब डाटा नहीं गिवन तो बस अपनी तरफ से अज्यूम्ड वैल्यूज हैं और वो सारी उसने यहाँ पे मेंशन कर। चलिए भारत, आप लोगों को समझ आ गई है। हम इससे रेलिवेंट एग्जांपल ये वाली सॉल्व करते हैं। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर 1। हाँ जी, ट्राई करते हैं इसको। इसकी रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज Quality Limited is a manufacturer of washing machine. The company uses a method for recording and method, weighted average method for valuation of following information pertains to raw materials SRM for the month of June 2003. Opening the inventory of SRM was 100,000 units, having a value of rupees 80 per unit. तो ओपनिंग इन्वेंट्री की किसी किस्म की कोई जर्नल एंट्री नहीं, इसकी कोई जर्नल एंट्री मौजूद नहीं। फिर 150,000 यूनिट वर परचेज ऑन जून 5 एट रुपीज 80 पर यूनिट। तो 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 85, तो टोटल परचेजेस हम लोगों ने कितने की? 12.75 मिलियन। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? रॉ मटेरियल SRM अकाउंट डेबिट एंड ये क्या था? अवर परचेज ये मेंशन नहीं है, तो पेबल्स अकाउंट कर दें, पेबल्स अकाउंट क्रेडिट कर दें 12.75 मिलियन से। ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वन इज 150 यूनिट वर इशूड फ्रॉम स्टोर टू
स्टोर ऑन फ्रॉम स्टोर, स्टोर से इशू हुआ तो कहाँ इशू हुआ होगा? प्रोडक्शन में। क्वेश्चन में मेंशन है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो फिर डायरेक्ट है। और डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा? एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट, मटेरियल SRM अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, कितनी अमाउंट से? ये तो उसने यूनिट्स बताए हैं 150,000। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? वेटेड एवरेज। अब हमने देखना है कि मेरे पास इसकी एवरेज क्या बनेगी। तो इसकी एवरेज हमारे पास क्या जाके बनेगी? 100,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, साथ में 150 मजीद आ गए, टोटल कितने हो गए? ये एट द रेट ऑफ 80 थे, ये एट द रेट ऑफ 85 है। एट द रेट ऑफ 80 तो 8,000, 12,750, टोटल 20,750, 20,750 डिवाइडेड बाय 250, 1,000 से कैंसिल हो रहा है, ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1,000। तो एक यूनिट कितने का आया? जब इशू करेंगे 150,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 83, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जी? अब एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट बाय ₹12450,000। एनी डाउट? क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट। नेक्स्ट वन इज, कहते 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द, अच्छा प्रोडक्शन से स्टोर में आ रही हैं, एंट्री का रिवर्सल हो जाएगा। क्या एंट्री बन जाएगी? मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। अब प्रोडक्शन को जब इशू किया था तो कौन से रेट पे किया था? तो वापसी भी उसी रेट पर लो। ओके, तो 5,000 एट द रेट ऑफ वैल्यू 415, मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की सही से समझ आ रही है। नेक्स्ट वन इज 150,000 units were purchased on June 15 at rupees 88.10 per unit। तो सिंपली आप लोगों ने 150 को मल्टीप्लाई कर देना 88.1, वैल्यू क्या आ गई जी? 13.21 मिलियन 215 जी। परचेज किया तो सिंपल एंट्री क्या? मटेरियल अकाउंट डेबिट, पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, आप पे डिपेंड करता है, पेएबल कर लो या बैंक कर लो। इतनी बड़ी अमाउंट कैश की जरूरत में नहीं जाती। ओके, वैसे इतनी बड़ी अमाउंट पे भी नहीं की जाती, तो मोस्टली केसेस में ये ऑन क्रेडिट ही जाता है। ये बात समझ आ गई? रॉ मटेरियल अकाउंट टू अकाउंट पेएबल। नेक्स्ट वन, अब देखें, ऑन जून 17 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट। अच्छा, कितने डिफेक्टिव थे? इनका 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स वर डिस्पोज्ड, मतलब हमने अपने वेंडर को वापस नहीं किए, हमने खुद से डिस्पोज कर दिया, मतलब सेल कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, ऑफ अ स्क्रैप फॉर रुपीज। तो मेरे पास तो पैसे आए होंगे, तो मेरे पास कितने पैसे आए होंगे? 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 50,000। तो मैं कैश को डेबिट कर, कैश को कितनी अमाउंट के अगेंस्ट?
50, लेकिन क्या ये इन्वेंट्री मेरे लिए 50,000 की ही थी? नहीं, मेरे लिए तो इसकी क्यों, मैंने तो इसको परचेज कितने में किया हुआ था? इनिशियल परचेज देखो, देखो ये जो डिफेक्टिव है ना, ये 88.1 वालों में से नहीं है, ये तो इससे पहले ही डिफेक्टिव हो गए थे। जी, या तो ओपनिंग वाले होंगे, या तो ओपनिंग वाले होंगे, या ड्यूरिंग द ईयर परचेज वाले होंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब देखो आगे क्या कहता है, बिकॉज these had been damaged on account of improper handling at, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारी अपनी मिस्टेक थी, तो हम लोगों ने वेंडर्स को वापस नहीं। तो अब वेटेड एवरेज मैथ है, तो एवरेज कॉस्टिंग के मुताबिक देखूंगा, एक यूनिट कितने का था? 83 रुपीज का। एक यूनिट कितने का था? तो 2500 यूनिट्स कितने के होंगे? 2500 मल्टीप्लाइड बाई 83, इन्वेंट्री डिक्रीज होगी 207,500 से, लेकिन इसमें से 50,000 मुझे मिल गया, रिमेनिंग ये 50,000 क्लियर है। अच्छा, अब इसने रॉ मटेरियल को क्रेडिट किया 215,000 से, 215,000 डिवाइडेड बाय 2500 करें, 215,000 डिवाइडेड बाय 2500, 86, और ड्यूरिंग द ईयर परचेज, अच्छा, अब यहां पर देखें, 150,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे, उसमें से हम लोगों ने 5,000 वापिस आ गए हमारे पास। हमने इशू कितने किए थे? 150, बाकी कितने बच गए हमारे पास? 100,000 नंबर ऑफ यूनिट। 250 में से 100 हम लोगों ने यहाँ पर इशू कर दिए, बाकी कितने बच गए? 100,000, उसमें से 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमें वापसी आए। ये देखो यहाँ पे सिंपल हो रहा, इन्वेंट्री लेजर कार्ड, जिसे हम लोग बिन कार्ड भी कहते हैं, वो बना लेते हैं। उसके लिए ना 3 कॉलम्स बनाए जाते हैं, कौन कौन से? क्वांटिटी, रेट एंड रुपीज, मतलब वैल्यू, ओपनिंग। वेटेड एवरेज कॉस्टिंग के लिए ये बनाना बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था? 100,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ टोटल 8 मिलियन। फिर हम लोगों ने जाकर अपने पास जून 5 को 150 यूनिट्स परचेज किए, परचेज 150,000 नंबर ऑफ यूनिट। अब इसके साथ साथ बेसिकली मैं आपको वेटेड एवरेज कॉस्टिंग से इन्वेंट्री स्केड्यूल बनाना बता रहा हूँ, बिन कार्ड किस तरह से बनेगा वो भी साथ साथ बता रहा हूं। तो हम लोग अपनी परचेजेज मेंशन करेंगे एट द रेट ऑफ 85, तो टोटल परचेजेज हो गई। हाँ, अच्छा, अब इसके बाद देखें, तो हम लोगों ने इशू की है, तो आप इनका सबसे पहले करेंगे बैलेंस। मेरे पास 250,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जिनकी टोटल वर्थ 20,750,000। जैसे ही डिवाइड किया तो एवरेज रेट क्या आ गया? 83। ये बात समझ आ गई? उसके बाद हमने इशू किए 150 नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन June 6 इशू। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? 150,000।
एट द रेट ऑफ 83। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 4 5। ये माइनस हो जाएंगे। बात क्लियर? बैलेंस क्या बचा मेरे पास? 100,000 नंबर ऑफ यूनिट एट द रेट ऑफ 83। टोटल वैल्यू क्लियर? फिर नेक्स्ट देखो, 5,000 यूनिट जून 12 को हमारे पास वापिस आए। रिटर्न टू स्टोर 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, अब हमने इशू 83 पे किया था तो रिटर्न भी 83 पर होगा। कितनी वैल्यू बन गई? अब मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना वो है 105,000 एट द रेट ऑफ 83। रेट चेंज होता है जब हम न्यू परचेजेस करते हैं, इश्यूएंस पर रेट चेंज नहीं होता। तो मल्टीप्लाई किया या इन दोनों को ऐड किया तो टोटल बन गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें परचेजेस कर ली 150 यूनिट्स ऑन जून 15। 150,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन जो रेट है वो है 0.1। टोटल वैल्यू आ गई 13.15। अब 15 जून को मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 255,000 हैं। उनकी जो टोटल वैल्यू बन रही है 21930,000। 21930,000 डिवाइडेड बाय 255,000, तो रेट कितना आ जाएगा? 86। तो एक यूनिट की वैल्यू 86 है। ऑलराइट, अब जब मैंने यहां पर आया वेटेड एवरेज थी और अब मैंने 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स डिस्पोज किए, तो वो बेसिकली अब वो डिफेक्टिव यूनिट 83 वाला नहीं है। अब जब मैं अपनी इन्वेंटरी में से निकालूंगा ना, मैं ये देखूंगा कि उस टाइम पर इन्वेंटरी का एक यूनिट कितने का है। अब यहां पर है, कब किया ये काम हमने? 17th। डिस्पोजल, डिस्पोज्ड यूनिट्स। अच्छा, कितने यूनिट डिस्पोज किए? 100 डिस्पोज किए तो लेस कर देगा। अच्छा, अब इस टाइम पर देखना है कि रेट कौन सा है। 86। तो जो यूनिट डिस्पोज किए उनकी कॉस्ट क्या बनेगी? हाँ जी, 2500 मल्टीप्लाइड बाई 215। तो इन्वेंट्री डिक्रीज कितनी वैल्यू से हो रही है? मेरे पास कितने इन्वेंट्री यूनिट्स आ जाएंगे? 21,715। अब ये वाली हम लोगों ने एंट्री रिकॉर्ड की थी कि मटेरियल अकाउंट क्रेडिट होगा बाय ₹215,000।
लेकिन उसके अगेंस्ट हमें कैश कितना मिला, 50,000। तो जो इनका डेफिसिट है वो फैक्ट्री ओवरहेड। ऑलराइट, लॉस हो गए ना एक किस्म का, ये फैक्ट्री ओवरहेड 50। अब ये एंट्री आपको समझ आ गई। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन इज June 18, remaining defective units were returned to the supplier for replacement under warranty। अब यहां पर देखें जून 18, रिटर्न टू सप्लायर। अब बेसिकली डिफेक्टिव थे कितने, 5 था, लेकिन उनमें से आधे यूनिट ऐसे थे जो हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से डैमेज हुए थे, तो उसमें सप्लायर का तो कसूर नहीं था ना, तो वो हम लोगों ने खुद ही सेल कर दिए। शॉर्टेज हुई, सेल कर दिए, लॉस हुआ, हमने फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर दिया। अब जो रिमेनिंग 2500 यूनिट्स हैं ये हम रिटर्न करेंगे, तो लाजमी बात है माइनस हो जाएगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या एट द रेट ऑफ 86? सप्लायर कहेगा कि भाई मैंने तुम्हें कब 86 के यूनिट्स ये दिए थे, क्या ये जो यूनिट रिटर्न करने जा रही है क्या ये 88.1 वाले हैं? नहीं, तो ये कौन से वाले हैं? तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये यूनिट्स हैं कौन से वाले। देखिए भाई, हमारे सप्लायर ने हमें जितने में यूनिट्स दिए होंगे रिटर्न भी तो उतने में ही करेगा, ऐसे ही है ना। तो अब यहां पर देखें, उन्होंने एज सच आपको कोई बात नहीं बताई कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लेके गए, लेकिन एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेएबल टू मटेरियल अकाउंट। लेकिन कौन सी वैल्यू के साथ हम लोग इसको जाके लिखेंगे? सेकंड परचेज हमारे पास कितने की आ रही थी? हाँ, मतलब परचेजेस हम लोगों ने कितने की थी? तो ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स है ना, ये कौन से वाली वैल्यू के हैं? 85 जो हमने उससे परचेजेस की। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, 80 क्यों नहीं लिया? ये भी तो एवरेज रेट ही होगा। अब पता नहीं इस 100,000 में आगे की कितनी परचेजेस शामिल हैं, तो ये नहीं आएगा। जो ड्यूरिंग द पीरियड फर्स्ट परचेज की और वो अभी तक अगर मौजूद है उसी में से हैं ये। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर, लेकिन दो ही परचेजेज हुई ना, एक 85 पर, दूसरी, लेकिन डैमेज तो दूसरी परचेज से पहले हो गया था, तो 88.1 वाले तो नहीं हो सकते ना। तो कौन से वाले होंगे? 80, हमने ये जाके वापस, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2125 लेस कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी? पेबल्स अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट बाय 2125। क्लियर है ये बात? इन्वेंट्री की वैल्यू 250,000 इन यूनिट्स एट द, अच्छा यहां पे उसकी वैल्यू 21, अब इस वैल्यू को डिवाइड कर दो 250 के साथ, तो एवरेज रेट आ जाएगा 6.01 जी। 6.01। हाँ जी, अगली स्टेटमेंट, ऑन जून 18 रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स भेज दिए हम लोगों ने। नेक्स्ट, जून 19 5,000 यूनिट्स वर इश्यूड टू, वो जो प्रोडक्शन वालों ने हमें वापस भेजे थे, हम दोबारा से प्रोडक्शन वालों को भेज रहे हैं। 5,000 नंबर ऑफ यूनिट टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द
डिफेक्टिव यूनिट्स विच वर रिटर्न टू, तो 5000 यूनिट्स जाकर इशू कर दो। कब करने हैं ये? 19th। 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स, ये बैलेंस वैल्यू आ जाएगी 245,000। अच्छा, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 86.01 करना। ओके, और एंट्री क्या बन जाएगी? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। ये वैल्यू क्या आई? 5,430,050 लेस कर दिया। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 072,450। नेक्स्ट वन इज June 20th. The supplier delivered in replacement of the which had been by QL। वो जो 2500 यूनिट हमने दिए थे सप्लायर को, जैसे प्रोडक्शन वालों ने स्टोर रूम को 5000 यूनिट दिए, तो उसके बदले में स्टोर वालों ने वो 5000 यूनिट जो गुड कंडीशन में थे वो प्रोडक्शन वालों को दे दिए। इसी तरह से जब स्टोर रूम वालों ने अपने सप्लायर को 2500 डिफेक्टिव यूनिट दिए, उसने पैसों में लेन देन नहीं किया, उसने उसके बदले में 2500 यूनिट ही दे दिए। बात समझ आई आपको? तो अब अगर यहां पे बात करें तो जब हमने सप्लायर को दिए थे, एंट्री क्या रिकॉर्ड की थी? पेबल टू रॉ मटेरियल, वो हमें वापसी दे रहा है, तो रॉ मटेरियल टू पेबल, अब दोबारा से उसको पेबल बना दो। लेकिन वो 2500 यूनिट कौन से रेट पर आएंगे? उसी रेट पर जिस पर हमने खरीदे। इवन कि अब करंट रेट 88 पॉइंट समथिंग हो गया था, लेकिन हम 88 पॉइंट समथिंग नहीं लिखेंगे। अब देखो भाई, उसकी गलती है ना, उस टाइम पे रेट हमारे पास कितना था? 85। ये जो आ रहा है ना 2500, ये 85 वाला ही आ रहा है। हमने भी तो 85 वाला ही रिटर्न किया था, तो आपने करंट रेट के मुताबिक नहीं चलना। आपने ये देखना है इसकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कब हुई थी, तो आपके पास ये वो वाले आ रहे हैं। अब देखो, इसकी जर्नल एंट्री तो सिंपली लिखी जा सकती थी। क्या है ये हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड पेबल अकाउंट क्रेडिट बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 85, 2125। ये लो, बात क्लियर? अब जरा इसको अगर हम अपडेट करें, कौन सी डेट पे हुआ था ये? 20 जून। क्या लिखें? replaced units 2500 at the rate of 85, total 212500, 247,500। वैल्यू को ऐड किया 21,284,950। इसको डिवाइडेड बाय 247,500,
86. Okay. Next one is June 20th. 150,000 units were issued for arms stores. तो प्रोडक्शन एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 86. अभी 86 आया था ना एवरी रेट. हाँ जी, तो वैल्यू क्या बन रही है? ये आ गई 12.9 मिलियन. एंट्री समझ आ गई? 21 जून issued 150,000 at the rate of 86. कितना? बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 97,500. नंबर ऑफ यूनिट्स एट द रेट ऑफ 86. वैल्यू जहां पर हमारे पास आएगी 8,384,950. ऐसे ही है जी. द नेक्स्ट वन इज, अच्छा देखो, ड्यूरिंग फिजिकल काउंट carried on June 30th, 2010, it was noted that closing inventory of SRM include 500 obsolete units having net realizable value of rupees 4,000 units were found. अब हमारे मुताबिक कितने हैं? 97,500, लेकिन 4,000 यूनिट कम थे. ये लॉस हो एट द रेट ऑफ 86. वैल्यू 344,000. अच्छा, अब एक लॉस तो आ गया ये वाला. नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए? 93,000 एट द रेट ऑफ, जी, वैल्यू यहां तक बात क्लियर? 30th जून शॉर्टेज. अच्छा ठीक. अब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स तो इतने ही हैं, लेकिन इन पे आ गए एनआरवी लॉस. और जो एनआरवी लॉस आया ना, वो तमाम यूनिट्स पर नहीं आया. वो कितने यूनिट्स पर आया है? जस्ट 500 यूनिट्स. तो मतलब जो बाकी यूनिट्स हैं वो तो गुड कंडीशन में हुए हैं, तो लाजमी बात है उनकी सेल प्राइस भी ज्यादा होगी. उनके ऊपर एनआरवी लॉस नहीं है, वो अपनी कॉस्ट पे ही रहेंगे. लेकिन ये जो 500 यूनिट्स हैं, इनकी कॉस्ट है कितनी? इनकी कॉस्ट है कितनी? 86. जबकि इनकी एनआरवी कितनी है हमारे पास? मैंने इनको रिकॉर्ड किया हुआ 86 पर, जबकि इनको रिकॉर्ड होना चाहिए 30 पर. तो लॉस कितने का आ रहा है पर यूनिट? 56 रुपीज का लॉस है पर यूनिट. ऑलराइट, तो आप जाओगे यहां पे रिकॉर्ड करोगे एन और वी लॉस 86 -30. ये लॉस है पर यूनिट, जबकि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं. तो टोटल लॉस कितने का आ गया जी?
28,000 का लॉस आ, इन्वेंट्री को डिक्रीज कर दो बाय ₹28,000 तो वैल्यू आ जाएगी 8,012,95। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे हमारे पास? 93,000। एनआरबी लॉस में नंबर ऑफ यूनिट्स कम नहीं होते। ओके, हाँ, ये अब अलग बात है कि ये जो 93,500 है, इनमें से 93,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 86 एंड 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 और टोटल मिल जाते हैं 8,012,950। शॉर्टेज है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, एनआरबी लॉस है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, और आप लोगों के पास इन्वेंट्री डिक्रीज होगी 344,000 एंड 28,000 के साथ। अब ये आप दो एंट्रीज लिख लिया करें अपने पास, ये एनआरबी लॉस फैक्ट्री ओवरहेड, ये शॉर्टेज फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल क्रेडिट हो गया। अब दो अलग अलग एंट्रीज लिख लें। आई होप कि आपको जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया। और यहां पर देखें, ये यहां तक उसने इसको क्लोज कर दिया, हर यूनिट 86 का। उसने यहां पर एनआरबी लॉस नहीं लिखी। और अगर आप गौर करें ना तो मैंने यहाँ पे एवरेज रेट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 93,000 का रेट कुछ और है, 500 का रेट कुछ और है। मेरी बात समझ आ गई जी? नेक्स्ट वन इज जर्नल एंट्रीज में किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? आप लोगों को सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 1 क्लियर हो चुका। नेक्स्ट फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और वो हमारे पास बहुत इजी डिस्कशन, इवन के पहले हम लोग इससे जान पहचान है पढ़ी। क्या भला? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले बात आती है इसके फॉर्मेट की। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से चलें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट की बात करें ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम लोग प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस में ये यूज नहीं होता। हमारे उन लोगों ने जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी होती है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो बेसिकली उसमें सेल्स के बाद लिखा जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर मेरे पास है ट्रेडिंग बिजनेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। यहां पर स्टॉक से मुराद फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स में स्टॉक से मुराद फिनिश, और ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही टाइप की इन्वेंट्री होती है और वो होती है फिनिश्ड गुड्स। एम आई राइट? लेकिन जब हम आते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन करना हो, तो फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसमें एड अब परचेजेस नहीं, क्योंकि हम फिनिश गुड्स को परचेज तो कर ही नहीं रहे, हम फिनिश गुड्स को तो खुद से बना रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ, कि ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स खुद से प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किए, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी। देखो, वो सेल हुए या नहीं हुए वो बात का मसला है। हमने क्या देखना है कि अगर मैंने 5,000 यूनिट बनाए हैं, तो वो 5,000 यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड बनाने पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है। मेरी बात समझ आई आप? ओपनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें ऐड हुए और क्लोजिंग इसमें से ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस हो जाए। अब वो डिपेंड करता है कि मेथड फाइफो मेथड है या वेटेड एवरेज मेथड है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हम उसी तरह से जाके डिटरमिन कर देंगे अकॉर्डिंग टू मेथड। ऑलराइट, अब बात है इस चीज की, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल भी बिल्कुल सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, नेट प्रॉफिट, वो बिल्कुल सेम है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग पढ़ते हैं।
सिर्फ इस बात का इशू है। इसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट। अच्छा, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि मुझे पता है कि मैं एक दिन में 1000 नंबर ऑफ यूनिट बना सकता हूं। मेरे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है, या मेरे पास जितनी लेबर मौजूद है, या जितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैं जितनी देर काम करूं उसकी मदद से मैं जाकर 1000 नंबर ऑफ यूनिट बना सकता हूं। लेकिन मेरे पास एक मेरा कस्टमर आया और उसने कहा कि मुझे सेम प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन मुझे ना इसके 1200 यूनिट चाहिए। अब मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब मैं तो नहीं बना सकता, ऐसा कभी भी नहीं। मैं अपने कस्टमर को नहीं जाने, वैसे कहूंगा इट्स ओके, मैं आपको शाम को 12,000 नंबर ऑफ यूनिट ही दे दूंगा। अब जबकि मैं कितने बना सकता हूँ? 1000। तो 200 कहां से करूंगा? मैं अपने कंपेटिटर से बनी बनाई प्रोडक्ट मैं अपने कंपेटिटर से लूंगा और उसको अपनी प्रोडक्ट के साथ मर्ज करके अपने कस्टमर को 1200 यूनिट ही पूरा करके। तो बाज औकात ऐसा हो जाता है कि फिनिश्ड गुड्स, इवन कि आप खुद प्रोड्यूसर हैं, आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन डिमांड को पूरा करने के लिए कभी कभी आपको परचेजेस करनी पड़ती है। तो ऐसी अगर आप करें परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बना देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है परचेजेस, तो वो परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं है, वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और सिर्फ बात हो रही है परचेजेस की, तो वो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर फिनिश गुड्स की परचेजेस हुई तो आपको पता है। मेरी बात क्लियर होगी सब? अब आते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे फाइंड करेंगे। एक मुकम्मल प्रोसेस है इसका। स्टार्ट करना है रॉ मटेरियल से। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं मुझे प्रोडक्ट एक बना कर दो, आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? सर मटेरियल प्रोवाइड कर। ऐसे ही है ना? सर मटेरियल प्रोवाइड कर दें, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। तो भाई आपको कितना मटेरियल चाहिए, अब उसका हमने लगाना है हिसाब। क्या मैं आपसे कहूंगा कल ही तो तुम्हें प्रोवाइड किया था मटेरियल, क्या उसमें से बचा हुआ नहीं है? आप कहोगे हाँ जी मेरे पास ओपनिंग मटेरियल है, लेकिन वो ओपनिंग मटेरियल काफी नहीं है इस प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हमें कुछ और मटेरियल चाहिए। लेकिन क्या उस ओपनिंग को फेंक दोगे, या इस साल जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसका हिस्सा बनाओगे? यस सर नो? बनाओगे, तो फिर उसको शामिल भी तो करो। तो आपने सबसे पहले लेकर आना है अपने पास ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रॉ मटेरियल। ऑलराइट, फिर आपने जैसे ही कहा कि सर ये काफी नहीं है, हमें कुछ और मटेरियल चाहिए, मैं मटेरियल परचेज करूंगा और आपको वो मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। अब आपके पास टोटल मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कितना है? ओपनिंग प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड। बात क्लियर? ओके। जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना, तब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दिया है, लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब इन दोनों को ऐड किया जाता है ना, और जो वैल्यू बनते हैं, मतलब आपके पास 20 यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद थे ओपनिंग के तौर पर, 100 यूनिट्स मैंने आपको परचेज करके दे दिए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए? 120 यूनिट्स अवेलेबल फॉर यू। 120 यूनिट्स, क्या आपने सारे यूज किए? नहीं। अब जितने आपको जरूरत होंगे आप उतने यूज कर लेंगे, और बाकी क्लोजिंग के तौर पे अपने होंगे। मैंने आपसे पूछा हाँ भाई हिसाब दो, आपके पास 20 यूनिट्स पहले थे, 100 मैंने दिया, आपके पास 120 यूनिट्स है, आपने इस्तेमाल कितने किए? हमने कहा हमें ये तो पता नहीं है कि हमने इस्तेमाल कितने किए हैं, लेकिन 30 यूनिट्स अभी भी हमारे पास मौजूद, काउंट हो सकते हैं ना, इन्वेंट्री के तौर पे पड़े हुए होंगे। आपने कहा हमें ये तो नहीं पता कि हमने इस्तेमाल कितने किए, लेकिन हमें ये पता है कि 30 यूनिट्स अभी तक हमारे पास मौजूद हैं जो अभी हमने इस्तेमाल, तो अवेलेबल फॉर यूज थे कितने? 120। कितने यूज नहीं किए? ये क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस कर दो।
तो कितने यूज किए हैं आपने? 90, वो फाइंड कर लो। बात क्लियर हो गई? पहला काम है रॉ मटेरियल यूज्ड, कि ड्यूरिंग द पीरियड जितनी भी प्रोडक्शन हुई है नंबर ऑफ यूनिट्स, उसमें आपने रॉ मटेरियल यूज कितना किया। वो कैसे आएगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। यहां तक अगर कोई इशू है तो बता। ओके हो गई बात? यहां तक हम लोग पहुंचे। इस तरह से क्लियर जी। अब जैसे ही मैंने आपको रॉ मटेरियल दिया, आप कहेंगे हो जा, और वो बन जाएगी प्रॉब्लम। कैसे ही है? अब आप उस पर लेबर अप्लाई करो, आप वर्कर्स लगाओगे, क्या वर्कर्स को सैलरी नहीं दोगे? तो वर्कर्स की सैलरी क्या मैं जाके एक्सपेंस आउट कर? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बने वो वर्कर्स जो प्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकते, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लेबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर से क्या मुराद है? जैसे आपके लिए ये जो टीचर बैठा हुआ है, इसके बगैर क्लास नहीं हो सकती। मैं किसी दिन छुट्टी पे चला जाऊं ना, इवन के टीचर तो और भी मौजूद है, लेकिन आपको कोई पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। आपको पढ़ाने के लिए मैं, तो मुझे जो पे किया जाता है ना, वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट वर्कर्स, डायरेक्ट लेबर। ऑलराइट। लेकिन अगर जो मेरा असिस्टेंट है, वो आए या ना आए, क्या क्लास नहीं होगी अगर वो ना आया तो? क्या उसको पे नहीं किया जाता? वर्कर तो वो भी है, लेकिन वो इनडायरेक्ट, वो एफओएच का पार्ट बनेगा। क्लियर? समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसी तरह से फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनको जो पे करते हैं वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन आपको पता है उन वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर्स मौजूद होते हैं। सुपरवाइजर छुट्टी पे चला भी जाए ना, वर्कर काम करते रहेंगे। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए या छुट्टी पे चले गए, सुपरवाइजर काम नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? तो जो सुपरवाइजर को सैलरी सैलरी पे की जाएगी ना, वो डायरेक्ट नहीं है, वो एफओएच का पार्ट, वो इनडायरेक्ट। हर किस्म का इनडायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली वो एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड है। हर किस्म का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर है, चाहे वो फैक्ट्री के बाकी एक्सपेंसेस है, जैसे फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के वॉचमैन की सैलरी। ऑलराइट, ये सारे के सारे एफओएच का पार्ट बन जाते हैं। एम आई राइट? फिर देखो, जैसे ही आप लोगों ने यहां से मटेरियल की वैल्यू ली, उसमें ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर, और अगर किसी किस्म के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो क्वेश्चन में बता देगा कि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आपने ऐड कर लेने हैं। इन तीनों को जब ऐड करोगे ना, तो ये बन जाएगी आपके पास, और ये है टोटल, द सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। और अगर कोई आपसे पूछे प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर, मतलब तमाम तर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम कर। एनी प्रॉब्लम? उसमें से ऐड कर दो, इसमें लेस नहीं, ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है, और वर्ड ओवरहेड से मुराद एक्सपेंस, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकती है, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट,
डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के सारे एक्सपेंसिव एफओएच का पार्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच, प्राइम कॉस्ट ये सारे एफओएच आ गए ना, प्लस एफओएच इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट, इज इक्वल टू, देखो फैक्ट्री ओवरहेड में प्राइम कॉस्ट शामिल नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड में प्राइम कॉस्ट शामिल नहीं है, जबकि फैक्ट्री कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। बात क्लियर? इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। ऑलराइट, मतलब जितने भी यूनिट्स बनाए हैं उन यूनिट्स को बनाने में टोटल इतनी कॉस्ट लग गई। बात क्लियर हो गई? अब क्या आपने सारे के सारे नंबर ऑफ यूनिट्स बना लिए हैं? अब कुछ प्रोडक्शन ऐसी होती हैं जिन पे टाइम रिक्वायर्ड है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने स्टार्ट तो किए लेकिन उनको कंप्लीट नहीं कर सके, कंप्लीट होंगे नेक्स्ट पीरियड में। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट बनेंगे? फिर नहीं बन सकते क्योंकि मैन्युफैक्चर तो हुए ही नहीं है, वो इन प्रोसेस है। क्या सेम सिनेरियो पिछले साल नहीं हुआ होगा कि पिछले साल मैंने कुछ यूनिट स्टार्ट किए होंगे लेकिन उनको एंड नहीं कर पाया होऊंगा, है ना? ऐसा नहीं है, वो भी वर्क इन प्रोसेस का पार्ट होंगे लेकिन वो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्या इस साल सबसे पहले मैंने उनको नहीं कंप्लीट किया होगा? क्या ड्यूरिंग द पीरियड वो कंप्लीट हो नहीं गए? और कुछ यूनिट्स ऐसे भी होंगे जो ड्यूरिंग द पीरियड मैंने स्टार्ट भी किए और एंड भी कर दिया, कंप्लीट भी कर दिया। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर लो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस कर, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ये क्या कहलाएगा? और ये चली जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एनी डाउट? बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अब आपको इस तरह का एक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा ये, और आपसे कहा जाएगा मेक अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर ब्यूटी मार्ट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2000। क्या बनाना है? देखो भाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, जस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कैसे बनाना है उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। फॉलोइंग डाटा has been extracted from the books of Beauty Mart Limited at 31st December 2025. Inventories, अब 31st दिसंबर 2025 है तो साल स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2025। फिर देखो, जब 1 जनवरी 2025 में इन्वेंटरीज की बात कर रहे हैं तो मतलब ओपनिंग इन्वेंटरीज है, ओपनिंग इन्वेंटरीज में कौन कौन सी इन्वेंटरीज शामिल है उसने उन सब की वैल्यू बता। ऑलराइट, हमें भी बेसिकली वैल्यू से खर्च होती है। ओके, इवन के नंबर ऑफ यूनिट्स भी हमें चाहिए होते हैं, बाद में देख लेंगे, लेकिन ज्यादातर हम किसके बारे में बात करेंगे? वैल्यू। तो उसने हमें वैल्यू बता दी। फिर कहता है ड्यूरिंग द पीरियड ये हमने परचेजेस की, किसकी? रॉ मटेरियल। फिर डायरेक्ट लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सैलरीज, डेप्रिसिएशन, ऑफिस, फैक्ट्री, एडवर्टीजमेंट। फिर कहते हैं इन्वेंट्रीज एट 31st दिसंबर, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आ गई किसकी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स की। और साथ में हमारे एक्सपेंसेस की उसने अपोर्शनमेंट बता दी। कहते ये जो एक्सपेंस है ना, रेंट 22,000, ये सारा फैक्ट्री का नहीं है, इसमें आपने फैक्ट्री को चार्ज करना है और ऑफिस को चार्ज करना है। सेम केस विद
रेंट एंड, देखो भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस देखोगे, और अगर कॉस्ट ऑफ सॉरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हो तो ऑफिस के एक्सपेंसेस देखे। फिर से सुनो, अब आपके पास ना दो किस्म के एक्सपेंसेस हैं, एक आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, दूसरा आपके ऑफिस के एक्सपेंस। क्या फैक्ट्री का रेंट नहीं होता होगा? क्या ऑफिस का रेंट नहीं है? क्या फैक्ट्री में बिजली नहीं यूज हो रही? क्या ऑफिस में नहीं हो रही? तो आपने ये देखना है कितने परसेंट फैक्ट्री की है और कितने परसेंट ऑफिस की है। फैक्ट्री से रिलेटेड तमाम तर एक्सपेंसेस, चाहे वो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की सैलरीज हो, चाहे वो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे वो फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो, एफओएच का पार्ट बने। मेरी बात समझ आई है? मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट। और ऑफिस के तमाम तरह एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट। प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं ऑफिस के वर्कर्स की तो उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं ऑफिस का, उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। रेंट है ऑफिस का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। बात समझ आ गई है? इसी तरह ऑफिस के एसेट्स की डेप्रिसिएशन, उसका हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कोई ताल्लुक। ऑल राइट, तो आपने अपने एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन भी देख लिया, अपोर्शनमेंट भी देख। अब एक है क्लू वर्ड। हमेशा याद रखना कि हर किस्म की ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड होगी और क्लोजिंग इन्वेंटरी लेस होगी। अपनी अपनी जगहों पर रॉ मटेरियल है ना, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस। वर्क इन प्रोसेस है, प्रोसेस या प्रोग्रेस, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल में जाते हो, फिनिश गुड्स की ओपनिंग ऐड होगी, क्लोजिंग लेस। तो ये तो डाउट ही खत्म हो गया, क्या ऐड और क्या लेस। ओपनिंग ऐड करो और क्लोजिंग लेस। क्लियर? अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने लगेंगे तो भाई बड़ा सिंपल है। क्या करना है हम लोगों ने, फॉर्मेट बनाया हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग, पहले लिखेंगे हम लोग ब्यूटी बार्स लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, थर्ड लाइन में 31 दिसंबर 2021, बिल्कुल ऐसे ही। ये फॉर्मेट जरूर बना है, साइड या दरमियान कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इससे मतलब सेंट्रलाइज्ड कर लो या बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो, लेकिन सेंट्रलाइज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट, उसके बाद आपने करेंसी और उसकी राउंडिंग ऑफ रखना है, और वो वैसे ही रखना जैसे क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में करेंसी क्या है, क्या कोई राउंडिंग ऑफ है? तो आपने भी नहीं किया। क्लियर? फिर सीक्वेंस चल, पहला फोकस रॉ मटेरियल पर। आप लोगों ने लिखना है ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, ऐड कर दो परचेज 50,000। अच्छा, अब इसको सम करके लिखने की जरूरत नहीं। ओके, हाँ अगर क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इज, तो फिर लाजिम बात है दोनों को सम करना। यहीं पर ही बस माइनस कर दो रॉ मटेरियल विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम, बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल। इसमें ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है,
क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं था, तो बस इन दोनों को ऐड। और ये 74,000 है आपके पास आपकी, इसमें आएंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी चीजें आएंगी? रेंट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सैलरीज नहीं आएंगे। रेंट कितना है इसका? तो देखो डायरेक्ट गिवन नहीं था, आपने ये इसी तरह वर्किंग करनी है और इधर ही करनी है, तो ये वैल्यू बनेगी। सेम केस विद इलेक्ट्रिसिटी। जी, ऑफिस सैलरीज नहीं आएंगी, साथ में डेप्रिसिएशन, ऑफिस वाली नहीं आए, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन विच इज इक्वल टू, एडवर्टीजमेंट नहीं आएंगे। इसका ताल्लुक देखो, आप एडवर्टाइज जब करते हो, फॉर प्रोडक्शन करते हो या फॉर सेल करते हो, तो ये तो सेलिंग एक्सपेंस है। और सेल करना क्या फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, ये तो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट। तो हर किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव, जर्नल ओवरहेड्स एंड सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके हमेशा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बनेंगे। फिर देखो, ये है फैक्ट्री ओवरहेड। आपने इन फैक्ट्री ओवरहेड को पहले ऐड कर, तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड कितने बन गए? ये 31,000। इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो, ये कहलाएगी फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दो। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000, और इसमें से लेस कर दो क्लोजिंग ऑफ रुपीज, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। अगर आपसे पूछता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, तो आप यहां पर ही ऐड करते ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, लेस करते क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अब ये जरा एडिशनल बता रहा हूं, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग 25,000, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, ये अब बन गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कन्वर्ट हो चुका है इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में। कहां से? जैसे ही हमने फिनिश्ड गुड्स के साथ डील, अगर इसके साथ डील ना करें तो यहां तक कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? अब अगर यहां पे सेल्स वगैरह की बात होती, सेल्स की डिस्कशन होती, तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं की गई। तो यहां पर देखें, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई, सबको क्लियर? अब एग्जाम्पल नंबर 11 जो है ना, ये आपकी होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 11, रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर एचएस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। तो ऐसे अज्यूम करें जैसे सॉल्यूशन गिवन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है।
मिस्टेक होती है, होने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से सॉल्व करना है ईमानदारी के साथ, तब आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अब कॉपी पेस्ट करके आ जाएंगे ना, तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करके आना, आपने थोड़ा सा टाइम देना, पहले फॉर्मेट अच्छे से देखना है, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद अपने सीक्वेंस के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। तो एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोगों के पास होम असाइनमेंट है। एग्जाम्पल ये सेल्फ टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके आना है। एक एग्जाम्पल नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और सेल्फ टेस्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।